नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रो एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। आज हम समझेंगे कि एपी बेसिकली होता क्या है, इसकी कैसे हम कोई भी अनंत टर्म इसकी फाइंड कर सकते हैं, और अनंत टर्म का सम क्या होता है या एन टर्म का जो सम जो बेसिकली क्या होता है, ये हम आज एपी में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कि एपी होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक सीरीज है, जैसे हमने लिखा 2, 4, 6, 8 और ये ऐसे चलता जा रहा है। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि अगर हमें यहाँ से अनंत टर्म फाइंड करनी पड़ जाए, जैसे कि हम कह दें कि हमें इसकी 100th टर्म चाहिए, 100th टर्म। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें हम 100th टर्म कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि सबसे पहले जो एपी जो होता है उसके अंदर हमेशा एक डिफरेंस रहता है जो कॉमन रहता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 और 4 का जो डिफरेंस है वो 2 है, 4 और 6 का जो डिफरेंस है ये भी 2 है, 8 और 6 का डिफरेंस जो है ये भी 2 है। ऐसे ये चलता जाएगा, तो उसको हम कहेंगे एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब कि आपने घरों में देखा होगा कि जैसे कि हमारी सीढ़ियाँ होती है, स्टेयर्स होती है, तो मतलब एक फिक्स डिफरेंस पे होती है, मतलब जितना ये डिफरेंस उतना ही होता है हमेशा, और वो प्रोग्रेस करती रहती है। भले ही ऊपर से नीचे आएंगे तो भी ये डिफरेंस सेम है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी ये डिफरेंस सेम है। इसी को हम कहेंगे एपी, जहाँ पे अगर हमारे पास कोई सीरीज है उसके अंदर डिफरेंस, मतलब कि जो कंटिन्यू दो टर्म है, मतलब लगातार जो दो टर्म हमारे पास उनका डिफरेंस अगर हमारे पास सेम है तो उसको हम एपी कहेंगे। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे हमने लिखा 1, 2, 3, 4 और ये सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनका डिफरेंस सेम है, 1, 1 और ये चलता रहेगा, तो इसको हम कहेंगे एपी। और जो ये डिफरेंस है इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में समझेंगे तो इसको कहेंगे सारांतर या समान अंतर, मतलब अंतर जो है उनका सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे इतना समझ गए होंगे कि एपी जो हमारे पास वो तभी होगी जब उसका डिफरेंस, मतलब कि लगातार दो टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा लास्ट तक, जितनी भी इसके अंदर टर्म है वो हमेशा हमारे पास, इसका डिफरेंस हमारे पास हमेशा कॉमन रहेगा या सेम रहेगा, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो ये हो गया बेसिकली एपी की, अगर हम समझे तो ये एपी की डेफिनेशन कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि सबसे जो पहला टर्म होता है उसको हम बोलते हैं ए, इसको हम कहेंगे ए। सबसे पहले टर्म को हम हमेशा ए कहेंगे, और वैसे हम इनको A1, A2, A3, A4 और लास्ट तक चलता रहेगा, ये हो जाएगा AN। ये इनके टर्म्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ। ये इसको हम ए से AN से डिनोट करेंगे तो अनंत टर्म होगी वो, और फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, और फर्स्ट टर्म को हम ए भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं, ये दोनों इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमने डिफरेंस समझ लिया, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी वो एपी रहेगी, अदरवाइज एपी नहीं रहेगी। जैसे हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, जैसे कि हमने लिखा 2, 5 और 8 फिर 10 ये सो ऑन। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 माइनस 2, आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये A1 है, ये A2 है, ऐसे है। तो आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 निकालेंगे, डी जो है वो A2 माइनस A1 रहेगा। यहाँ पे रहेंगे 5 माइनस 2, 3। फिर आप A3 माइनस A2, हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, A1 माइनस A2 नहीं करेंगे आप, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, और यहाँ पे आप लगातार 2-3 टर्म का देखेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये एपी है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 माइनस 5 ये भी 3 रहेगा, 10 माइनस 8 2 हो गया, तो ये एक एपी नहीं है। इसका ना तो हम अनंत टर्म फाइंड कर सकते हैं, कोई भी टर्म अगर हमें बोल दे कि इसकी 20th टर्म हमें चाहिए, जैसे कि हमें बोल दे 20th टर्म चाहिए, तो हम बता नहीं सकते वो, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन नहीं है। हमारे पास जो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब फिक्स नहीं है, तो उसका हम 20th टर्म या जो भी टर्म हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक मतलब एक फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर, उसके वजह से हम ये सब फाइंड करेंगे। तो ये एपी नहीं है तो इसको हम फाइंड भी नहीं कर सकते। तो आप अब तक समझ गए एपी हमारे पास, उसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, जिसको हम हिंदी में सारांतर कहेंगे। चलिए अब कुछ इस पर क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हम एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारे पास है
1/2, 3/2, 5/2 और ये सो ऑन, मतलब आगे चलता रहेगा। तब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर ये फर्स्ट टर्म है A1, A2, A3 और ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे A2 माइनस A1 तो 3/2 माइनस 1/2। अगर आप D फाइंड करेंगे तो 3/2 माइनस 1/2, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2/2 मतलब कि 1। फिर आप एक बार यहाँ से फाइंड करके देखेंगे, ये भी D रहेगा, D हमेशा सेम रहेगा। तो A3 माइनस A2 ये हो गया 5/2 माइनस 3/2। यहाँ से आप देखेंगे तो ये भी आपके पास 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस है वो सेम है इनका, A2 माइनस A1 1 है, A3 माइनस A2 ये भी 1 है और A4 माइनस A3 ये भी 1 आएगा। तो ये हमारे पास AP है, इसको हम कह सकते हैं AP। हमारे पास कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर हमें ऐसी सीरीज दी होगी या सीक्वेंस हमें मिलेगी, उसके अंदर हमें बताना होगा कि ये AP में है या नहीं। अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तो ये AP में रहेंगे, अदरवाइज ये AP नहीं रहेगी। ये तो था D की बात। अब बात करते हैं हमें nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें nth टर्म फाइंड करनी है AP की, जैसे कि हमें दे दिया 3, 5, 7, 9 और ये सो ऑन आगे चलता रहेगा। अब आप सबसे पहले चेक करेंगे कि AP है या नहीं है। 5 माइनस 3 ये 2 है, 7 माइनस 5 ये भी 2 है, 9 माइनस 7 ये भी 2 है, तो ये AP में है। अब आप देखेंगे कि हम कह देते हैं कि इसके अंदर हमें चाहिए 10th टर्म, हमें चाहिए 10th टर्म। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और हमें चाहिए 10th टर्म, मतलब हमें चाहिए A10 चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, सपोज कीजिए आपको एक बार 10th टर्म फाइंड नहीं करनी है, आपको 7th टर्म फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे A1 इसके अंदर डिफरेंस 2 है तो 3 + 2 करेंगे, फिर 2 है फिर 2 करेंगे, तो 3 + 2 5 और 5 + 2 7। अब आपने यहाँ पे क्या किया, आपने A3 फाइंड किया, A3 फाइंड किया तो आपको A मिला, प्लस कॉमन डिफरेंस को आपने 2 बार ऐड किया, कॉमन डिफरेंस को आपने 2 बार ऐड किया, यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो आपको थर्ड टर्म मिली, मतलब 2 टाइम्स आपने D को ऐड किया, मतलब कि D को आपने 2 बार ऐड किया है। अब अगर आपने 3 यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर आपको बोल दें A4, इसके अंदर A4 निकालेंगे तो A तो आएगा ही, A प्लस D 3 टाइम आएगा, देख लीजिए 1 2 3। तो यहाँ से आप समझेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया है। जो an है वो है A + n - 1 × D, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे n है तो n - 1, क्योंकि एक कम हो रहा है तो n - 1 × D। ये हमारे पास बन गया nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला। इसी के बेस पे हम A10 निकाल सकते हैं, वो होगा A + 9D। यहाँ से आप देखेंगे A आपके पास 3 है और D आपका 2 है, 2 रहेगा, तो 9 × 2 18, 18 + 3 21। तो आपकी जो 10th टर्म इसके अंदर आएगी वो 21 आएगी, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप समझ गए होंगे कि हमने an का फॉर्मूला कैसे फाइंड किया, जो होगा A + n - 1 × D। और इसके बाद आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि हमारे पास जो n रहेगा, जो n है वो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कि हमारे पास 1 2 3 4 ही आएंगे, क्योंकि बेसिकली n हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, वो या तो 0 हो सकती है या तो होगी नहीं, वो उसका कोई रोल ही नहीं है, 0 है फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। और माइनस में टर्म्स कभी हो नहीं सकती, क्योंकि अगर हमारे पास या तो 5 टर्म है या 4 है या जो भी टर्म है, 0 नहीं होगी और ना ही माइनस में होगी, मतलब हमेशा ये n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। हिंदी में समझे तो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हम कह सकते हैं n को। इसके बाद आप देखेंगे कि हमें कुछ और क्वेश्चन लेके चलते हैं, हम कुछ और क्वेश्चन बुक से करते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे रखा है 2 ये हमें ये फाइंड करना है, मतलब कि हमें यहाँ पे बॉक्स कह सकते हैं, हमें एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स के अंदर क्या आएगा ये हमें देखना है। अब आप देखेंगे सबसे पहले a कितना है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, या आप बोल सकते हैं कि a1 भी बोल सकते हैं, इसको a1 बोल दीजिए या फिर आप a बोल दीजिए, एक बात है, दोनों फर्स्ट टर्म मिलती है। अब a की वैल्यू होगी 2, हमें ये फाइंड करना है, तो हमें कॉमन डिफरेंस अभी पता नहीं कितना है, लेकिन हमें पता है कि थर्ड टर्म हमारी a3 जो है वो हमारे पास 26 है। इसको हम लिख सकते हैं a + 2t, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना an = a +
n माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला रहेगा। n की वैल्यू कुछ भी दे दे, आपको बोल दे 15 मतलब 15 लिख दे, यहाँ पे 16 लिख दे, 100 लिख दे, कोई भी लिख दे, तो आप यहाँ से nth टर्म फाइंड कर सकते हैं अगर वो AP है तो, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ AP में अप्लाई है। अब यहाँ से आप लिखेंगे A3, ये रहेगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 26। यहाँ से a की वैल्यू पुट करेंगे आप, आपके पास 2 है, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। अब 26 माइनस 2 हो जाएगी साइड में जाके, तो ये रह गया 2d इक्वल टू 24। यहाँ से d की वैल्यू आ गई 12, मतलब कि आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो 12 है। कॉमन डिफरेंस जो आपके पास वो 12 है। ये हमने तभी फाइंड किया जब हमें बता रखा है कि ये AP में है और आपको ये टर्म फाइंड करनी है। आपको ऐसे नहीं कह सकता वो कि ये AP में नहीं है और आप ये फाइंड कीजिए, ये AP में होगा तभी इसका D निकलेगा, तभी ये टर्म निकलेगी। अभी आपने D फाइंड किया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म होती है A2, उसको हम कह सकते हैं a प्लस n माइनस वन, 2 माइनस 1 मतलब कि 1 और d मतलब a प्लस डी। अब यहाँ से आप जस्ट आपको ऐड करना है, a की वैल्यू 2 है प्लस d की वैल्यू आपके पास 12 है, तो a2 आपके पास 14 आ जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू 14 आ जाएगी। आप देख सकते हैं कॉमन डिफरेंस आपको सेम मिलेगा, 14 माइनस 2 12 और 26 माइनस 12 ये भी 26 माइनस 14 ये भी आपके पास 12 रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास d जो है वो सेम है और आपने ये टर्म फाइंड कर दिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हमें दे रखा है, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है अगर आपको nth टर्म फाइंड करनी है तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। आपके पास एक बॉक्स है और इसके बाद 38, फिर 3 बॉक्सेस हो रहा है 1 2 एंड 3 और फिर आपके पास है -22 3 बॉक्सेस -22। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको सेकंड टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म आपको दे रखी है। पहले क्वेश्चन हमें फर्स्ट टर्म दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे सेकंड टर्म दे रखी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a2 इज इक्वल टू आपके पास है 38 और यहाँ से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और ये आपको दे रखी है सिक्स्थ टर्म, ये हो गया -22। अब आप यहाँ से दो इक्वेशन बनाएंगे तभी आप इसको आंसर आप निकाल सकते हैं। यहाँ से ये बनेगा a प्लस डी इज इक्वल टू 38, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। यहाँ से बनेगा a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22। अब आप ये तो इजीली समझ गए होंगे कि a6 लिखेंगे तो a प्लस 5d लिखेंगे, a10 लिखेंगे तो a प्लस 9d लिखेंगे, मतलब यहाँ से एक कम d लिखना है हमें। यहाँ से a2 था तो a प्लस 1d या d एक बात है। अब आपके पास ये सेकंड इक्वेशन होगी, इन दोनों को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस का 22। ये हमारे पास सेकंड है, हमें 1 माइनस 2 करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से, सेकंड इक्वेशन माइनस करते हैं तो ये माइनस माइनस ये प्लस d माइनस 5d हो गया 4d, 38 प्लस 22 ये हो गया 60। यहाँ से d की वैल्यू आ गई -15, ये -4 इसके अपॉन में जाएगा तो -15, d की वैल्यू आपके पास आ गई -15। यहाँ से अगर आपके पास d की वैल्यू -15 आ गई तो आप d की वैल्यू हमारे पास आ गई -15। लेकिन अभी भी हम ये टर्म नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू नहीं है ये, तो यहाँ से आप a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। इसके अंदर अगर आप d की वैल्यू -15 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए a प्लस d इज इक्वल टू 38 है। यहाँ से हम d की वैल्यू पुट करेंगे a और ये d की वैल्यू -15 इज इक्वल टू 38 और इस साइड में जाकर प्लस हो जाएगा तो ये हो गया आपके पास 40 50 और 53। a की वैल्यू आपके पास 53 आ गई, यहाँ से 53। अब आप देखेंगे 38 माइनस 53 आपके पास बचेगा माइनस का 15 जो डी था। अब नेक्स्ट टर्म इसके अंदर हम 15 ऐड करते जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं -15 हमें ऐड करना है, यहाँ से -15 ऐड किया, फिर यहाँ से -15 ऐड करेंगे। या आपको ये ना समझ आए तो आप a3 लिख सकते हैं, यहाँ पर वो होगा a प्लस 2d। आपको d जस्ट ऐड करना है, अगर माइनस का है तो यहाँ पे माइनस ऐड कर दीजिए, ये आएगा। फिर माइनस ऐड करेंगे तो फिर और कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 20 कितने, यहाँ पे -15 23 आ जाएगा ये। फिर -15 और कम होंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का प्लस का 8। फिर यहाँ से -15 करेंगे तो माइनस का
7, फिर -15 करेंगे तो -22। यहाँ से फाइंड कर सकते हैं a + 2d, थर्ड टर्म निकालेंगे तो a की वैल्यू 53 + 2 टाइम्स -15, ये हो गया 53 और ये माइनस का 30, यहाँ से आपके पास हो गया 23, या पैसे निकाल सकते हैं। तो आपको d निकलने के बाद जस्ट d को ऐड करना है, और एक बार ये चेक जरूर कर लें कि हमारा d जो हमने सही निकाला था a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली AP हमने समझा कि अनंत टर्म कैसे फाइंड करने हैं, d कैसे निकालते हैं, d कॉमन होना चाहिए, और 6th टर्म 7th टर्म या nth टर्म को हम कैसे लिखते हैं, ये अब तक का बेसिक्स था इसका। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं AP पे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। आपको जस्ट ध्यान इतना रखना है कि AP तभी अप्लाई होगी, या AP की फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे, या AP तभी मानी जाएगी जब D सेम रहेगा। अगर हमारे पास D अलग अलग आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म के अंदर D अलग है और सेकंड और थर्ड के अंदर अलग है, तो वो AP नहीं रहेगी, वहाँ पे हमारा ये कोई फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। तो आपको जस्ट AP का इतना ध्यान रखना है कि जो D था हमने निकाला था, वो कॉमन डिफरेंस वो सेम रहेगा। इसके बाद हम निकालते हैं एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। हमें दे रखा है क्वेश्चन हमारे पास 7, 13, 19 205। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में उन्होंने कह रखा है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए आपके पास 7, फिर 6 ऐड हुआ 13, फिर 6 ऐड हुआ 19, और ये इस प्रकार हमारे पास जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये लास्ट में 205 कब आएगा, मतलब ये कोई तो टर्म आएगी, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ऐसे करते करते ये हमारे पास कोई तो टर्म आएगा। मान लीजिए 10th टर्म है, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 10 टर्म ही है, क्योंकि मान लीजिए आपके पास ऐसे क्वेश्चन है और ये आपके पास 10 आ गया, तो आप इसे देखेंगे ना सबसे लास्ट वाले को, आप कहेंगे कि 1 2 3 4 5, मतलब इसके अंदर 5 टर्म है। ये अगर ये 5th टर्म है, जो लास्ट टर्म होगी उतनी उसके अंदर टर्म होगी। अगर ये 5th टर्म है ये वाला, तो ये लास्ट है, इसके अंदर टर्म भी 5 है। तो हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर बताना है कितनी टर्म है, मतलब कि 7 के बाद 13 आया, 13 के बाद 19, फिर आएगा 6 ऐड हो गई तो 25, इस प्रकार ये चलते चलते 205 कब आएगा, मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। मेन हमें n फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर कितनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिखेंगे हम दोबारा, n = a + n - 1 × d। अब आप देखेंगे कि a की वैल्यू आपके पास, अब an देखिए क्या लिखेंगे आप, an मान लीजिए मैंने इसको मान लिया कि ये nth टर्म है, मुझे पता नहीं है इसके अंदर कौन n की वैल्यू क्या है, लेकिन मैं ये तो मान सकता हूँ क्योंकि nth टर्म है, मैंने सपोज कर लिया ये nth टर्म है, तो an की वैल्यू आ जाएगी 205। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास 7 है, प्लस n की वैल्यू n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n - 1, d की वैल्यू a2 - a1, 13 - 7 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, यह आ गया 205, 7 + 6n - 6, यहाँ से आप देखेंगे 7 - 6 1, और ये 1 इस साइड में जाएगा तो माइनस का, मतलब ये हो गया 204 = 6n, और ये n आगे जाके इसके डिवाइड में, तो ये हो गया 324, मतलब n की वैल्यू आपके पास आ गई 34। यहाँ पे देख सकते हैं n की जो वैल्यू है 34, मतलब कि ये जो टर्म है ये 34th टर्म हमारे पास है। हमने बता दिया कि इसके अंदर टोटल टर्म जो है वो 34 है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म यही है। अब चेक भी कर सकते हैं, ये 34 को आप लिख सकते हैं a + 33d। a की वैल्यू आपके पास 7 + 33, d की वैल्यू आपके पास 13 - 7 6 × 6 7, और ये हो गया आपके पास 180 और 80 18 198। इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 205, मतलब कि तो 34th टर्म जो थी आपके पास वो 205 थी, और यही हमारी लास्ट टर्म थी, क्योंकि ये भी यहाँ तक जारी थी, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 34 है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसके अंदर